ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बे का दरवाजा खुलते ही भीतर बैठी भीड़ धक्का मुक्की करती बाहर निकलने लगी। रघुनाथ जी ने अपनी पुरानी चमड़े की अटैची कसकर पकड़ी और सावधानी से नीचे उतरे। स्टेशन की हलचल, ठेलों पर रखी चाय की केतली से उठती भाप, पकोड़े की खुशबू, कुलियों की ऊंची आवाजें, सब कुछ उन्हें पुराने दिनों की याद दिला रहा था। जैसे ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पर पांव रखा, उन्हें 2 साल पहले का वही दृश्य याद आ गया, जब वे बेटे के नए घर के गृह प्रवेश में पहली बार शहर आए थे। तब उनकी पत्नी कमला जी भी उनके साथ ही थी। रघुनाथ जी की आंखें भीग गईं और गला भर आया। इतने में भीड़ के बीच से उनका बेटा अमित हाथ हिलाते हुए निकला। पिताजी! आवाज सुनते ही रघुनाथ जी चौंके और मुस्कुरा दिए। अमित ने झटपट अटैची पकड़ ली और भीड़ से उन्हें संभालते हुए बाहर ले आया। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही सड़क की गहमा गहमी और बढ़ गई। रिक्शों की खटर पटर, हॉर्न और लोगों की आवाजाही के बीच अमित उन्हें सीधे पास के हलवाई की दुकान पर ले गया। पिताजी, पहले पेट पूजा हो जाए। अमित हंसते हुए बोला। तवे पर गर्मा गर्म छोले उबल रहे थे और बगल में लोहे की कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे। दुकानदार ने थाल में रखकर उनके सामने समोसे और मसालेदार छोले परोसे। पहला निवाला खाते ही रघुनाथ जी की आंखों में चमक आ गई। यह वही स्वाद था जो उन्हें कमला जी के हाथों की रसोई की याद दिलाता था। लेकिन भीतर कहीं मन अब भी सहमा हुआ था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अब वे हमेशा के लिए बेटे के साथ रहने आए थे। मन बार बार पूछ रहा था कि बहू उनका कैसा स्वागत करेगी, क्या सचमुच अपनाएगी या बोझ समझेगी। हलवाई की दुकान से उठकर अमित ने पिता को ऑटो में बिठाया। रास्ते पर रघुनाथ जी खिड़की से बाहर देखते रहे। नई नई ऊंची इमारतें, चिमचिमाती सड़कें, शोर शराबे वाली भीड़, सब कुछ बदल चुका था। बस उनकी यादों में बसा पुराना शहर ही वही था। घर के बाहर पहुंचकर अमित ने अटैची उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अब आप हमेशा यहीं रहेंगे, कोई चिंता मत कीजिए। दरवाजे पर उनकी बहू नेहा खड़ी थी, सिर पर हल्का पल्लू, हाथ में आरती की थाली, मानो बरसों से उनका इंतजार कर रही हो। थाली घुमाकर उसने आदर से चरण छुए और बोली, पिताजी, घर में आपका स्वागत है। यह सुनते ही रघुनाथ जी की आंखें भर आई। कांपते हाथों से उन्होंने बहू के सिर पर आशीर्वाद रखा। कमला जी की कही बातें उन्हें याद आ गई कि हमेशा बहू को बेटी की तरह अपनाना, तभी घर में स्नेह बना रहेगा। अंदर आकर नेहा ने उनके लिए पानी और चाय रखी। वह सहजता से पूछने लगी, यात्रा में थकान तो नहीं हुई? कुछ मीठा लाऊं आपके लिए? रघुनाथ जी भीतर ही भीतर सोचने लगे कि अभी तो बेटे के सामने मीठी बातें कर रही है, पर क्या यह मधुरता अकेले में भी रहेगी? अमित ने मुस्कुराकर कहा, देखा पिताजी, नेहा आपको लेकर कितनी खुश है। अब आप अकेले नहीं रहेंगे। रघुनाथ जी हल्की सी मुस्कान के साथ पूरे घर को निहारने लगे। पिछली बार जब वे गृह प्रवेश में आए थे तो केवल एक हफ्ते में ही लौटना पड़ गया था। अब वह स्थायी रूप से आए हैं तो बहू का व्यवहार ही उनके आने वाले दिनों का आधार बनेगा। कुछ देर बाद नेहा रसोई में चली गई। तब रघुनाथ जी ने धीरे से बेटे से पूछा, बेटा, बहू को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरा यहाँ आना उससे अच्छा तो लगा? अमित चौंका। क्यों बाबूजी, आपको उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा क्या? रघुनाथ जी धीरे से बोले, नहीं, लेकिन अभी तो तुम सामने हो। बात अधूरी छोड़ते ही अमित भी चुप हो गया। उसके मन में भी पहली बार यह सवाल कौंधा, सचमुच अब तक तो हम दोनों अकेले रहे हैं, कहीं नेहा को पिताजी का आना भारी न लगे। उसने स्वर कड़ा करते हुए कहा, बाबूजी, आप निश्चित रहिए, मगर मेरी पत्नी के ने आपके साथ कभी भी गलत व्यवहार किया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रघुनाथ जी यह सुनकर सहम से गए। उनके मन में चिंता और गहरी हो गई कि इस उम्र में वे अपनी जीवन संगनी को खो ही चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से बेटे बहू के रिश्ते में दरार आ जाए। वह सोचने लगे कि अगर बहू ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया भी तो वे अमित को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। पता नहीं वे इस दुनिया में कितने दिनों के मेहमान हैं। उनकी वजह से अगर बेटे का घर टूट गया तो आगे यह अकेले कैसे रहेगा? यह सब सोचते हुए उनका कलेजा कांप उठा और उनकी आंखों में 2 बूंद आंसू छलक आए। अमित ने धीरे से उनकी हथेली दबाते हुए कहा, चलिए बाबूजी, आप अपने कमरे में चलिए। अमित ने अटैची उठाई
और पिता को अपने साथ भीतर ले गया। जैसे ही रघुनाथ जी कमरे में पहुंचे, उनकी आंखें ठहर गई। सामने बिछी चादर वही हल्के नीले रंग की थी जो उन्हें हमेशा भाती थी। चादर बिल्कुल साफ सुथरी, बिना सिलवट के तनी हुई थी। कमरे में रखी अलमारी के ऊपर एक छोटा सा कैमरा रखा था, वही पुराना कैमरा जिसे उन्होंने बरसों पहले गांव में शादी ब्याह और तीज त्योहार पर इस्तेमाल किया था। उसे देखकर रघुनाथ जी के चेहरे पर बरबस मुस्कान आ गई। दीवार पर टीवी सजा हुआ था। अमित ने हंसते हुए कहा, पिताजी, अब आप अपने मनपसंद कार्यक्रम आराम से देख पाएंगे। खिड़की के पास गमलों में उनके प्रिय पौधे रखे थे, तुलसी, मनी प्लांट और एक छोटा सा गुलदस्ता। पत्तियां चमक रही थी, जैसे रोज पानी और देखभाल की जाती हो। रघुनाथ जी झुककर उन्हें छूते ही भावुक हो उठे। दीवार पर टंगी एक सुंदर पेंटिंग उनका ध्यान खींच रही थी। हरी भरी घाटी में बहती नदी और ऊंचे पहाड़, मानो बरसों पुरानी उनकी स्मृतियों को किसी ने रंगों में उतार दिया हो। रघुनाथ जी की आंखें भर आई। वे धीमे स्वर में बोले, अमित बेटा, यह सब तो जैसे मेरे मन की बात पढ़कर सजाया है। अमित ने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पिताजी, अब यह घर आपका है। आप आपकी सुख सुविधा से रहना ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। वैसे तो रघुनाथ जी को सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन उनके मन में बहू को लेकर थोड़ा सा खटका लगा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मगर रघुनाथ जी को नेहा के व्यवहार में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। इधर अमित को भी थोड़ा डर लगता था कि पता नहीं मेरी पत्नी पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। एक दिन सच्चाई देखने के लिए वह बिना बताए अचानक ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिताजी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसने सोचा, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, जरा देखूं तो कि मेरी पत्नी पापा का कैसे ध्यान रखती है। वह बरामदे की खिड़की के पास छिपकर खड़ा हो गया और देखने लगा। डाइनिंग टेबल पर कड़ी चावल, करेले की भुजिया, आम का अचार, पापड़ और सलाद देखकर वह खुश हो गया, क्योंकि उसके पिताजी को यही सब पसंद था। रघुनाथ जी अपनी बहू से बोले, बहू, आज तो तुमने सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। तब नेहा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा जी, कई दिनों से देख रही हूँ कि आप हमेशा अपने कमरे में ही रहते हैं, मुझसे कभी बातचीत भी नहीं करते, तो मैंने सोचा कि आज आपकी पसंद का खाना बनाकर आपको खुश कर दूं। यह सुनकर रघुनाथ जी भावुक हो गए। वह कहने लगे, बहू, तुम्हें मेरे यहाँ आने से कोई समस्या तो नहीं? नेहा का मन भर आया। वह कहने लगी, बाबूजी, यह घर हमारा नहीं बल्कि आपका है। आप इस घर में कोई मेहमान नहीं हैं। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं? परिवार के सदस्य साथ में रहे, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? आप अपने घर में पूरे अधिकार के साथ रहिए। आपको यह ख्याल क्यों आया कि मैं आपके आने से खुश नहीं हूँ? मेरे लिए जैसे मेरे पिताजी हैं, वैसे ही आप हैं। घर में बड़े बुजुर्गों का होना तो सौभाग्य की बात होती है। बहू की बात सुनकर रघुनाथ जी के मन में सारा संदेह आंसुओं के रूप में बह गया। इधर दरवाजे के बाहर खड़ा अमित भी बड़ा भावुक हो गया कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है और उसे अपने पिताजी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अमित अपने आंसू पोंछते हुए वापस बाहर की ओर चला गया, क्योंकि अब उसे यकीन था कि उसके पीठ पीछे भी उसके बाबूजी का ध्यान अच्छे से रखा जा रहा है। आज उसकी पत्नी ने उसके दिल में एक अलग ही खास जगह प्राप्त कर ली थी। इधर रघुनाथ जी भी कई दिनों के बाद बड़े हल्के मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि आज बहू की बातें सुनकर उनका मन भी फूलों सा हल्का हो गया था। भोजन के बाद रघुनाथ जी आराम कुर्सी पर बैठ गए। खिड़की से आती हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और मन में पहली बार सुकून उतर रहा था। तभी नेहा चुपचाप कमरे में आई और बोली, पापा जी, अगर आपको कोई चीज कम लगे या कुछ अलग चाहिए हो तो बिना झिझक मुझे बता दीजिएगा। रघुनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद नेहा ने अलमारी से वही पुराना कैमरा उठाया और उत्साह से बोली, पापा जी, अमित बता रहे थे कि आपको तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? यह सुनते ही रघुनाथ जी की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने कैमरा हाथ में लेते हुए कहा, अब तो ये आंखें पहले जैसी नहीं रही, फिर भी कोशिश करूंगा। नेहा ने बालकनी में खड़े पौधों की ओर इशारा किया और बोली, पहली तस्वीर यहीं से शुरू करते हैं। कैमरे के लेंस से झांकते हुए रघुनाथ जी को लगा जैसे बरसों बाद उनके जीवन में फिर से कोई रंग भर रहा हो।
शाम को अमित ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि नेहा और पिताजी साथ बैठकर पुराने एल्बम देख रहे हैं और हंसते हुए बीते किस्से दोहरा रहे हैं। उस पल अमित समझ गया कि उसके पिता सिर्फ एक कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर के दिल में बस चुके हैं। रात को सोने से पहले रघुनाथ जी ने मन ही मन कमला जी को याद करते हुए कहा, देखो हमारा बेटा और बहू कितना स्नेह दे रहे हैं। अब इस उम्र में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, लेकिन मन पूरी तरह हल्का हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि वे यहाँ बोझ नहीं बल्कि इस घर की जड़ हैं, जिसकी छाया में एक पूरा परिवार सुकून से सांस ले रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।